हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। ये इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बच्चे के पास होता है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो। कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे भी इसको लास्ट में जाके पढ़ते हैं और साइंस वालों की तो मजबूरी ही होती है क्योंकि हमारे से पीसीएम ही नहीं समझ रहा होता, तो इंग्लिश तो बहुत दूर की बात होती है। और ये स्ट्रैटेजी वीडियो दोनों बच्चों को कवर करेगी, एक जो रेगुलर स्कूल जाते हैं, एक जो कोचिंग वाले बच्चे होते हैं जिनको जेई का पेपर जनवरी में लास्ट में खत्म होता है 29 के आसपास। तो फैब से हम कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, और अगर नीट वाले हो तो तुम्हारा पेपर मई में होता है तो तुम डेफिनेटली जनवरी से इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी ज्यादा वो तुम्हारे पास मुझे ऐसा लगता है नहीं होता है क्योंकि जेई वालों का तो थोड़ा कंपैरेटिवली जनवरी में ही पेपर आ जाता है। बट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में दोनों बच्चों की बात करेंगे, जो एक कोचिंग लेते हैं और एक जो रेगुलर स्कूल जाते हैं उनकी। तो समझो, सबसे पहले तो दो तरह के बच्चे हैं, दोनों लोग जो लास्ट डेज में पढ़ते हैं और एक रेगुलर। पर हमारे पास पीसीएम से ही हम पीड़ित है, उससे ही टाइम नहीं मिलता। तो दोनों बच्चों की हम पर्टिकुलरली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझो, दो बच्चे होंगे, एक जिस बच्चे की इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती है, 10th तक ना हमारा बेस बहुत अच्छा बना हुआ है, हम बहुत अच्छे बच्चे थे, इंग्लिश में 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और इंग्लिश हमारी हम ना लिख भी लेते हैं ठीक ठाक और बोली भी जाती है। और एक वो बच्चे होते हैं जिनकी ना इंग्लिश वीक होती है, मे बी 10th तक हिंदी मीडियम स्कूल में होता है और 11th-12th में चेंज करते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश थोड़ी कंपैरेटिवली वीक होती है। तो क्या करें, तो दोनों बच्चों के लिए याद रखना वोकैबुलरी तुम्हारे को वोकैबुलरी ऐसा पार्ट है। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक वर्ड मीनिंग। आप इंग्लिश के डेली नए वर्ड सीखो। आप चाहे कोचिंग के बच्चे हो, आपके पास इतना टाइम होगा कि आप 2 से 3 वर्ड डेली इंग्लिश के नए सीख सकते हो। याद रखना, अगर आप ऐसा करते हो ना, चाहे आप बिट सेट में थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, ठीक है, तो उसका पेपर आपका अच्छा जाएगा। सीयूईटी में आपको बहुत हेल्प करेगी। आपके जो आरसीज जो फाइनल बोर्ड में आएंगे ना, वो 22 नंबर के आरसीज आते हैं और वो तभी अच्छे हो सकते हैं अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वोकैबुलरी पे आज से, जब से वीडियो देख रहे हो ना, आज से काम करना शुरू कर दो। जो बच्चा वोकैबुलरी में काम कर लेगा, मेहनत कर लेगा ना, इन प्लेस ऑफ रादर देन चैप्टर्स वगैरह, वो बहुत आगे चला जाएगा। क्योंकि चैप्टर तो ना एट द एंड, चाहे कितनी स्ट्रैटेजी देख लो, एट द एंड अगर तुम वन शॉट देख के चले जाओगे ना, थोड़ा बहुत आता है और वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो लिख आओगे आंसर। क्योंकि लास्ट में आंसर में ना टीचर वही देखता है कि एक सेम आंसर लिख रखा है बच्चे ने, एक थोड़े हैवी वर्ड्स यूज कर रखे हैं, एक बहुत सिंपल वर्ड्स यूज कर रखे हैं, एक जगह हैप्पी लिख रखा है, एक जगह जुबलेंट लिख रखा है, तो वो इंप्रेशन थोड़ा उस बच्चे के उस पे जाता है ना, जिसने जुबलेंट लिख रखा है, जिसने एंथुसियास्टिक वर्ड लिख रखा है, तो वो बहुत फर्क आ जाता है उन दो चीजों में। तो उस चीज का ध्यान रखना कि वोकैबुलरी आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगी, चाहे आरसीज लिखो चाहे आंसर फ्रेमिंग में हो, बहुत जगह है। तो दोनों ही बच्चों को वोकैबुलरी आज से स्ट्रांग रखनी है। डेली कसम खा लो कि एटलीस्ट एक वर्ड तो डेली सीखना ही सीखना है रोज का, चाहे कोचिंग जाते हो चाहे ना जाते हो। अगर सबसे पहले रेगुलर वाले बच्चों की बात करूं तो ये आपके पास लेट से आप जून है, मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगी, तो आपके पास जून वाला पूरा मंथ है, तो ट्राई टू कंप्लीट आप अपना सिलेबस इन जून। क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली पीसीएम या पीसीबी वालों साइंस वाले बच्चों की बात करूं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, स्कूल ट्यूशन, ठीक है, फिर घर पे आके पढ़ना। इंग्लिश कैसे पढ़े, यूनिट टेस्ट होता है ना, तो उससे एक दिन पहले ही टाइम मिलेगा हमारे को। प्री बोर्ड है तो तभी ही टाइम मिलेगा, सितंबर एग्जाम में तो तभी ही टाइम मिलता है इंग्लिश पढ़ने का, उसमें भी ट्यूशन वगैरह तो होते ही है, तो नहीं टाइम मिलता, आई अग्री। बट जून में आपको एक ऐसा टाइम है जब स्कूल नहीं जाना, तो आप उस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करो अपनी इंग्लिश को खत्म करने में। इंग्लिश का सिलेबस एक बार सारा का सारा रीड करके रख दो, फिर बाद में जब आपका स्पेसिफिकली एग्जाम है ना, सिर्फ तभी उठाओ। लेट से मैंने आज जून है, जून में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया 1 महीने में सिलेबस। अब मेरा जुलाई में जैसे स्कूल खुलेंगे वापस से यूनिट टेस्ट लेंगे, हो सकता है जुलाई के मिड में ले, लास्ट में ले या पहले वीक में ले, कभी भी लेंगे, पर होंगे यूनिट टेस्ट, मेजोरिटी स्कूल्स में होते हैं। तो क्या करो, लेट से मेरा 6 जुलाई को इंग्लिश का यूनिट टेस्ट है, जिसमें मान लो मेरा इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स से 2 चैप्टर आने हैं स्पेसिफिकली। तो मैंने क्या किया, 5 जुलाई को रात को मैंने दोनों चैप्टर पढ़ लिए। क्यों पढ़ लिए, क्योंकि जून में सिलेबस तो कंप्लीट था, तो अब पढ़ने में कितनी देर लगेगी। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सबसे पहले तो ये समझो सिलेबस ज्यादा नहीं है आपके पास। लास्ट लेसन, लो स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, कितने 8 चैप्टर सारे आपके फ्लेमिंगो के, 5 पोइट्रीज है आपके पास, बहुत छोटी छोटी पोइट्रीज है। हमें ऐसे लगता है कि रोड साइड स्टैंड्स थोड़ी बड़ी पोइट्री है, बट याद रखना बहुत छोटी सी, इसका कोई फालतू का मतलब नहीं है। बस यही है कि उसमें वो बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मैं बहुत दुखी हूँ, जो
लाइक रोड, जो लोग स्टैंड लगाते हैं अपने रोड साइड, वो सेल करना चाह रहे हैं अपना प्रोडक्ट बट कोई खरीद नहीं रहा है। तो ओवरऑल बहुत ईजी पोम है, बस हमारे को ऐसे लगता है कि यार 2-4 पेज के लिए रखे मुश्किल है, ईजी है सब कुछ। ये पोइट्री सेक्शन आपका इतना आसान है, आप लाइक मान लो 2 से 3 घंटे की सीटिंग भी ले लोगे ना आपका, तब भी पोइट्री सेक्शन हो सकता है बहुत ईजिली। ठीक है, फिर आता है विस्तार के भी, आपके पास ज्यादा चैप्टर नहीं है, लाइक 3rd लेवल है टाइगर किंग, जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। बस एक चैप्टर मैं लाइक बता देती हूँ, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ ना थोड़ा अजीब सा चैप्टर है, क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री वाला पार्ट रहता है। तब हम खुद भी लाइक, अगर आप कभी यूट्यूब से पढ़े हो तो, जैसे लास्ट ईयर जब मैं पढ़ रही थी तो हम जब कमेंट सेक्शन खोलते हैं ना, लिखते हैं कि आज पता लग गया कि इंग्लिश में ना सब दे सकते हैं इंग्लिश के अलावा। तो लाइक लिटरेचर पार्ट में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, स्टोरीज है, ठीक है, बट नहीं, यहाँ पे क्या दे रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाला पार्ट जैसा लगता है ये चैप्टर पढ़ के, बट कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो है ही। अच्छा, करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है? सबसे पहला काम याद रखना, इंग्लिश को पढ़ने के लिए ना, अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है। एनसीईआरटी रीडिंग से आपको बहुत सारे वर्ड्स पता लगते हैं जो आप अपने अगर आंसर्स में लिखते हो तो टीचर के ऊपर डायरेक्ट इंप्रेशन पड़ता है कि नहीं यार ये बच्चे का आंसर इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। तो एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग खुद रीड कर सकते हो, लेट्स से अगर आपकी इंग्लिश डिसेंट है, अगर आपका मतलब ऐसे खुद कर सकते हो और थोड़े बहुत वर्ड मीनिंग्स में दिक्कत आती है तो गूगल से या चैट जीपीटी से आप हेल्प ले सकते हो, बट रीडिंग करो। अगर मान लो आपको दिक्कत आती है, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती खुद से, पहले होता है कि कोई यार रीड करा दे उसके बाद कर लेंगे, तो आई विल सजेस्ट मैग्नेट ब्रेन्स करो। मेरे साथ ही होता था, मैं ना ऐसे खुद रीडिंग ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकती थी, पहले कोई करा दे फिर आराम से कर लेती थी, क्योंकि मेरी आदत बनी हुई थी 9-10 से ऐसी। तो मैंने मैग्नेट ब्रेन्स में लाइक 10 तक चांदनी नानी मैम पढ़ाती थी, देन अनीशा मैम है एक, उस पर मैं सजेस्ट करूंगी आप 2x पे कर लो, क्योंकि मैम की स्पीड थोड़ी स्लो रहती है मेरे हिसाब से। अगर आप 2x पे भी करते हो तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल चल रहा है वो। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग लाइक मैम ने पढ़ा रखी है, ऑल्दो बहुत सारे टीचर्स है यूट्यूब पे, लाइक डियर सर ने भी एनसीईआरटी रीडिंग वाली शायद वीडियोज है, बट मैं पर्सनली ना मैग्नेट ब्रेन्स मुझे ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें एक एक लाइन ऐसी लाइन है जो स्किप कर दियो, एक एक लाइन का एक एक वर्ड का मतलब बताया हुआ है जो लाइक डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं। तो उसकी आप पहले वीडियो देख लो मैम की, उसके बाद आप एनसीईआरटी रीडिंग कर लो। बट याद रखना एनसीईआरटी रीडिंग खुद करनी लाइक मस्ट है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी पहले खुद कर सकते हो। वंस यू आर डन विद एनसीईआरटी रीडिंग, आपको एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में 4 से 5, वो बहुत सारे कई बार लगता है, बट 4 से 5 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक बार उनको करो। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद खुद आंसर सोचो अपने मन में। अच्छा ऐसा होना चाहिए कि लाइक क्वेश्चन है कि साहेब वाई ही वॉज कॉल्ड लाइक व्हाट वाज द आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब ए आलम, ठीक है। तो आपने खुद आंसर सोचा कि बिकॉज ऑफ हिज कंडीशन की वो लाइक उसका नेम तो साहिब ए आलम है कि मतलब कुछ हो रहा है और एक्चुअल में वो लाइफ कैसी जी रहा है, तो आपने खुद आंसर सोचा। बट आप एक बार आंसर आपने खुद सोचा है, एक बार आंसर कोई भी एक लाइक गूगल पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सर्च कर लो, आपके पास कोई भी बीबीसी वगैरह की बुक है, उससे आपने एक बार क्या किया, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो। एक बार आपने एनसीईआरटी रीडिंग करी, रीडिंग मतलब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स की रीडिंग करो, ताकि आपको पता लगता है अच्छा मैंने ये आंसर सोचा था बट एक्चुअल में इस तरह से आंसर लिखते हैं, ताकि आपको एक आंसर लिखने का भी आइडिया पता लगता रहे। फिर याद रखना बोर्ड में ना लिटरेचर में बहुत सारे मार्क्स जो है हमारे एमसीक्यू कटवाते हैं। एमसीक्यू आते हैं रेफरेंस बेस्ड में। जब आप रेफरेंस बेस्ड करोगे ना तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 2 आंसर लगते हैं। मेरे साथ तो ये बहुत होता है, आई डोंट नो बाकी किसी बच्चे के साथ होता है नहीं होता। आपको 2 आंसर्स लगेंगे, या तो ए आंसर है या डी आंसर है। 2 में तो क्लियरिटी हो जाएगी कि नहीं यार ये आंसर नहीं है, बट 2 आंसर ऐसा होता है नहीं यार ये ही आंसर है स्पेसिफिकली, ये इन दोनों में से होगा, समझ नहीं आता कि कौन सा आंसर है। तो याद रखना वो आप कैसे चीजों को सॉल्व कर पाओगे, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे ना रेफरेंस बेस्ड में, उतने ज्यादा आपके मार्क्स आने वाले हैं। क्योंकि एमसीक्यू में 1 मार्क्स गया तो वो पूरा क्वेश्चन गलत है, उसमें टीचर भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर पोइट्री सेक्शन भी ईजी है। आप लाइक लेट से कोई भी आप टीचर की वीडियो देख के पहले पोइट्री समझ लो, क्योंकि पोइट्री ना आप खुद एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कर सकते हो, मतलब ठीक है चैप्टर्स की, बट पोइट्री में ना उसके डबल मीनिंग्स होते हैं। एक लाइन के कई बार कितने मतलब होते हैं अलग अलग, अगर एंगल से देखो आप, एस्पेक्ट्स होते हैं अलग अलग। तो वो एक बार सजेस्ट करूंगी कि टीचर से पहले पोइट्री पढ़ लो, किसी भी टीचर से जहां से आपको अच्छा लगे, यूट्यूब से, स्कूल से, जहां से भी। उसके बाद आपने पोइट्री सेक्शन कर लिया, फिर वहां पे भी पोइट्री के पीछे एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चंस वगैरह उसको कर लो, पोइट्री के भी रेफरेंस बेस्ड एमसीक्यू कर लो। बट पोइट्री में पोइटिक डिवाइस और राइम स्कीम तो फिर भी आप एट एन इंस्टेंट पेपर में अगर पूछ ली जाए तो आप कर सकते हो, बट पोइटिक डिवाइसेस मत भूल के जाना। पोइटिक डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एक पोइट्री खत्म हुई, पोइटिक डिवाइसेस मस्ट है, इसके बिना आपकी पोइट्री, आपकी इंग्लिश का सिलेबस खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। राइटिंग सेक्शन ज्यादा बड़ा नहीं है, देखो 18 मार्क्स का लाइक लिटरली राइटिंग सेक्शन आता है, उसमें नोटिस, इन्विटेशन लेटर सारे ईजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं सजेस्ट करूंगी डियर सर से देखना। डियर सर ने बहुत सारी ट्रिक्स बताई है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो राइटिंग सेक्शन आप वहीं से कवर करना। स्कूल वगैरह की टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्किप मत करना इंग्लिश का कि लाइक यार हमें नहीं आता, हम ऑनलाइन PW से या कहीं से कोचिंग ले रहे थे, इंग्लिश हम पढ़ते नहीं है। बट याद रखना चाहे आप 0 मार्क्स आए बट एटलीस्ट देना जरूर। एक तो वो प्रेशर में हेल्प करता है, दूसरी चीज एक आइडिया दे देता है कि यार हमें थोड़ा बहुत आता है, हम सुन रहे हैं, कितना लिख पा रहे हैं, इंग्लिश हमारा क्या लेवल चल रहा है। बट देना जरूर, चाहे 0 मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट देना जरूर, इसको मत छोड़ना। नाउ अगर आपकी इंग्लिश वीक है ना, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि लाइक हम ना इंग्लिश में बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती है, बहुत लाइक प्रॉब्लम आते हैं इंग्लिश में। हमने एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, ठीक है, यूट्यूब से समझ के या लाइक एक हिंदी में कन्वर्जन करके उसका एनसीईआरटी रीडिंग होगी। बाय हमने एनसीईआरटी के वो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी रीड कर लिए, थोड़ा 2-4 रेफरेंस बेस्ड के MCQs भी प्रैक्टिस कर दिया। अब क्या करें, बट फिर भी इंग्लिश वीक है। हर चैप्टर की, हर पोम की समरी लर्न कर लो। अगर आप ऐसा करते हो कि समरी हमने लर्न कर ली, तो याद रखना जैसे 6 मार्क्स के वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के वो लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आते हैं, तो आप क्या करोगे, पहली लाइन जो क्वेश्चन में दे रखा है, और अब तो ना पैटर्न चेंज हो गया है, CBSE लाइक बहुत स्मार्ट होता जा रहा है, वो कभी भी एक सिंगल चैप्टर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। हमारे जो पेपर आया था 2025 का, उसमें 2 चैप्टर्स 2 पोम को मिक्स कर दिया, माई मदर एट 66 को मिक्स कर दिया ऑन्ट जेनिफर से, कि कैसे कंपेयर कर सकते हो, समझ रहे हो। तो वो दोनों लाइक 2-2 चैप्टर 2-2 पोम मिक्स होके आ रही है। तो आपको प्रिपेयर रहना है, इंग्लिश को इतना भी लाइट नहीं ले सकते, इजी है बट एक सही तरीके से पढ़ने की। क्योंकि याद रखना जब कई बार होता है कि हमें ना लाइक माई मदर एट 66 तो आता है बट ऑन्ट जेनिफर एकदम मिक्स करके दे दिया, तो उस टाइम फ्रेम नहीं कर पा रहे होते आंसर, स्पेशली प्रेशर होता है जब पेपर में। तो याद रखना हर चैप्टर की, हर उसकी, अगर इनफैक्ट किसी बच्चे की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग भी है तो आपको समरी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीड कर लो कि अच्छा इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर वीक है तो समरी लर्न कर लो, इसको रट लो टिप्स पे बिल्कुल। तो बस क्या करोगे, जब आंसर लिखोगे तो पहली लाइन और लास्ट लाइन तो क्वेश्चन के हिसाब से, लाइक हम पहले लिखेंगे लेट्स से माई मदर एट 66 और ऑन्ट जेनिफर का दोनों का इकट्ठा क्वेश्चन था, तो पहले मैंने एक्सप्लेन किया माई मदर एट 66 की समरी, फिर मैंने एक्सप्लेन किया, पहले हमने लिखा कि माई मदर एट 66 एंड ऑन्ट जेनिफर टाइगर में क्या सिमिलैरिटीज है, 1-2 सिमिलैरिटीज या जो भी क्वेश्चन में दे रखा था वो लिखी। फिर मैंने माई मदर एट 66 की समरी एक्सप्लेन कर दी, फिर मैंने ऑन्ट जेनिफर की एक्सप्लेन कर दी, फिर लास्ट में लिख दिया हेंस बाय दिस और जो भी है कि हम ऐसे कह सकते हैं, समझ गए। तो समरी ही लिख के आनी होती है, 6 मार्क्स भी है तो टीचर भी यही बात बोलते हैं कि समरी ही लिखनी होती है, कहीं किसी से भी पूछ लेना, सबसे बेस्ट यही होता है। बस फर्स्ट और लास्ट लाइन बदलनी होती है, वो तो क्वेश्चन में होता है, इतना तो थोड़ा बहुत दिमाग हम लगा ही सकते हैं, हम 12th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। बस यही वाली बात मैंने वोकैबुलरी की बोल दी, इसको इग्नोर मत करना, ये हम बहुत हल्के में लेते हैं, मैंने भी इसको बहुत हल्के में लिया था। बट जब जिस दिन CVT का पेपर देने बैठे ना, उस दिन मेरे को अपने ऐसे लग रहा था, मैंने यार पढ़, ऐसा नहीं मेरे को वोकैबुलरी आती नहीं थी, मैंने इतनी वोकैबुलरी पढ़ी थी, लाइक मैंने CVT की प्रिपरेशन डियर सर से करी थी, और एक वोकैब बूस्टर का वो 4.5 घंटे का लेक्चर भी मैंने अटेंड किया था, और सारी मतलब मैंने वोकैबुलरी बहुत पढ़ी थी, बट फिर भी मेरे को वोकैबुलरी के क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे पेपर में बैठ के वहां पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आरसीज आपके 22 नंबर के आते हैं, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना, मजाक में मत लेना, 22 नंबर थोड़े नहीं होते हैं। 22 नंबर में आपको पता है क्या होता है, इसमें सारे आएंगे, इसमें ना एविडेंस वाले भी आते हैं, इसमें बहुत सारे आते हैं। इसको करने की ट्रिक होती है, ट्रिक आप डियर सर की उस पर देख लेना, मैंने भी वहीं से देखी थी, ठीक है, और अलग अलग टीचर्स है उनके आरसीज देखना की ट्रिक देख लेना, बट मैं सजेस्ट करूंगी डियर सर की आरसीज की ट्रिक देखना, ठीक है, बहुत लाइक सही बताई थी सर ने और उससे काम भी चल जाता है, बट इसको हल्के में मत लेना। ये आरसीज आप तभी कर पाओगे अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, और दूसरा प्रैक्टिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने वोकैबुलरी कर रखी है। जितनी ज्यादा वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी उतने इजिली आरसीज हो जाएंगे। और आरसीज लाइक पेपर से पहले आई वुड सजेस्ट वो जो 22 मार्क्स के 2 आते हैं ना, केस बेस्ड और एक डिस्क्रिप्टिव, प्रैक्टिस करके जाना अगर बिना प्रैक्टिस करेंगे पेपर में बैठोगे तो वो वोकैबुलरी वाला पार्ट भी वीक है और प्रैक्टिस भी नहीं कर रखी, वहां पेपर में बैठ के फंसोगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा यार क्या इतनी भारी इंग्लिश में आरसीज में लिख के दे रखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं अब स्पेसिफिकली उन बच्चों की बात करते हैं जो कोचिंग जाते हैं, जो रेगुलर जाते हैं। देखो आपके पास ना क्या होगा, जून में आपने कर लिया, थोड़ा बहुत रह गया, तो बीच में जब यूनिट टेस्ट आया या फिर सितंबर से पहले लाइक 2 दिन की छुट्टी, लाइक सितंबर में जैसे मान लो टर्म 1 हो रहा है, 2 दिन की छुट्टी मिली, या प्री बोर्ड देने हैं तो 2 दिन की छुट्टी मिली, तो उन 2 दिन की छुट्टी में भी आपका सिलेबस हो जाएगा। वो मेरे को भी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमारे अंदर टेंडेंसी यही होती है, जब तक प्रेशर नहीं आएगा ना कि अगले दिन पेपर है, हमारा कुछ होगा ही नहीं। ये बात सच्ची है, मानो या ना मानो, कोई टीचर भले इस बात को ना मानता हो कि नई स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए, बट चाहे वो टॉपर भी हो ना लाइक मी, जब तक वो 2 दिन वाला वो प्रेशर नहीं आता ना, जो पढ़ाई लास्ट के 2 दिन में होती है ना, वो पढ़ाई हो ही नहीं सकती है पहले उसमें। बट अच्छा अब बात करते हैं स्पेसिफिकली कोचिंग वाले बच्चों की। मुझे पता
पता है कि तुम कोचिंग वाले बच्चे फैब में ही डेट शीट हमारी बारे में हुआ था कि 11 मार्च को लाइक पेपर था, बट तुम्हें नहीं पता तुम्हारा कब पेपर होगा। हो सकता है पहला ही पेपर 15 फरवरी को हो जाए इंग्लिश का, हो सकता है 27 को हो जाए। तो मोटे मोटे तुम्हारे पास बहुत कम टाइम रहता है, लाइक 15 दिन का टाइम मान लो, क्योंकि स्पेशली जेई वाले बच्चे तुम तो शुरू ही फैब में करोगे। 1 मिनट के लिए जो नीट वाले बच्चे जैसे उनका पेपर मई में होता है तो तुम जनवरी में स्टार्ट कर दोगे, बट तुम फैब में ही करोगे। तो इस टाइम पे अब तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है तो कि तुम मैग्नेट ब्रेन्स का लेक्चर देखो। अगर मान लो तुम्हें इंग्लिश में दिक्कत है, सबसे पहले पूरी विस्तार, पूरी पोइट्री सेक्शन या पूरी फ्लेमिंगो के वन शॉट्स देख लो। वन शॉट देख लियो, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करो। एनसीईआरटी रीडिंग करनी मस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करोगे, क्योंकि चाहे आप कितनी वन शॉट देख के डायरेक्ट पेपर चले जाओ, अगर आपने कोई भी रिटन पैटर्न, रिटन थिंग जो है उसको आपने रीड नहीं किया ना, आप आंसर नहीं लिख पाओगे। मान लो आपने एनसीईआरटी रीडिंग भी नहीं करी, आपने समरी भी रीड नहीं करी, आप डायरेक्ट वन शॉट देख के जा रहे हो, आप नहीं लिख पाओगे, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ये बात फैक्ट है। एक आधे बच्चे की गलती से आ जाए तो वो हो सकता है कि उसकी इंग्लिश 10th लेवल तक की जितनी जब पढ़ी थी लाइक कोचिंग लेने से पहले वो बहुत अच्छी थी। तो याद रखना आपके पास टाइम कम है, आपके पास इतना टाइम नहीं कि मैग्नेट ब्रेन्स देखो, एक चैप्टर की पहले आपकी इंग्लिश भी और एक चैप्टर की पहले एनसीईआरटी वाली देखो। नहीं, आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी रीडिंग लेनी है, खुद रीड करो। एक आधा वर्ड नहीं समझ में आ रहा, गूगल से देखो, चैट जीपीटी से हेल्प लो। उसके बाद आपको भी यही करना है, एनसीईआरटी के वो 4-5 क्वेश्चन जो बैक एक्सरसाइज के है उसको एक बार आपने रीड किया, किसी भी एक रेफरेंस बुक से, किसी भी एक पर्टिकुलरली गूगल से सर्च कर लिया, वो देखो कि उन्होंने कैसे आंसर लिख रखा है, ताकि आपको पेपर में आइडिया मिले कि अच्छा ऐसे आंसर लिखते हैं। उसके बाद 4-5 रेफरेंस बेस्ड हर चैप्टर की प्रैक्टिस करके जाना। एमसीक्यूज में कंफ्यूजन होगी, अगर इतना पढ़ लिया कि एनसीईआरटी भी रीडिंग कर ली बट रेफरेंस बेस्ड नहीं करे फिर कोई फायदा भी नहीं है पढ़ने का, क्योंकि एट द एंड आंसर तो हम फिर भी टूटा फूटा लिख देते हैं और उसमें डिसेंट मार्क्स मिल जाते हैं। एमसीक्यू में एक गलत हुआ एमसीक्यू वो पूरा ही मार्क्स जाएगा, टीचर भी कुछ नहीं कर पाएगा उसमें। फिर याद रखना समरी लर्न कर लेना। अगर लेट्स आपका टाइम बहुत ही कम है, लाइक बहुत कम है, तो मैं सजेस्ट करूंगी स्किप एनसीईआरटी, वन शॉट देखिए, हर चैप्टर की समरी लाइक रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी रीड किया, समरी लर्न करना। समरी लर्न करोगे ना तो आपको इतना लाइक वो चीज अच्छे से हो भी जाएगी और इतना ज्यादा वो भी नहीं होगा कि लास्ट में ही पढ़ी थी हमने इंग्लिश की वजह से मार्क्स कमाए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी समरी लर्न करने से। और वो कैब में आई अग्री, आप कोचिंग जाते हो, आई अग्री आप पीसीएम थोड़ा ज्यादा लेवल का पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चन करने होता है, बट इतना भी नहीं है कि आप इतना ही पढ़ते हो 24 घंटे में, कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप 5 वर्ड डेली के पढ़ लो। जैसे कोटा फैक्ट्री में होता था ना वो कि मूवी में, कि वो क्या कर रहा था, जैसे पढ़ने का मन नहीं होता था तो फ्लेमिंगो के चैप्टर्स रीड करना था, वो सबसे बेस्ट आइडिया है। मुझे भी यही लगता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, बट 5 वर्ड डेली कर लेना, क्योंकि आरसीज देखो 40 मार्क्स की लिटरेचर के लिए आपको इतना करना पड़ रहा है। 40 मार्क्स तो आपके ऑलमोस्ट फ्री के है ना, कि आरसीज और राइटिंग सेक्शन तो आप 2 से 3 घंटे की सिटिंग बैठ के, 3 आपको आदत होती है ज्यादा देर पढ़ने की, 2 से 3 घंटे बैठ के सिटिंग मारी, उसमें हमने डियर सर के सारे राइटिंग सेक्शन की वीडियो देखी, आपका राइटिंग सेक्शन हो गया 2 से 3 घंटे में। आरसीज फैब से ना, एक फैब से भी अगर मान लो आप पढ़ना शुरू करो, आई वुड सजेस्ट आरसीज डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। 2 आरसीज आते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एक केस बेस्ड। आरसीज करना मस्ट है, आरसीज की प्रैक्टिस करो। आरसीज की प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे आपको पेपर में बैठ के दिक्कत आएगी ही आएगी, स्पेशली कोचिंग वालों को, क्योंकि स्कूल वालों ने तो फिर भी प्री बोर्ड सितंबर में या यूनिट टेस्ट वगैरह में आरसीज देख रखे होंगे, आप नहीं देख पाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। 22 मार्क्स फ्री किया है, और इस आरसीज को भी करने की बेस्ट ट्रिक यही है, 5 वर्ड डेली के बांध लो कि नहीं यार मेरे को 5 वर्ड डेली लर्न करने ही करने हैं, नहीं तो इजिली हो जाएगा। तो याद रखना 40 मार्क्स फ्री किया है, और उस फ्री के मार्क्स के लिए आपको बस 5 वर्ड डेली के आज से ही हैबिट बना लो कि मेरे को करने हैं। फिर यही कि डेली कर लो, राइटिंग सेक्शन 2 से 3 घंटे में भी हो सकता है। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी रीडिंग खुद करना, अगर आपके पास लिटरली टाइम कम है, अगर टाइम थोड़ा ज्यादा है, आपने पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो आप वहां से भी वीडियो वगैरह देख सकते हो। और बहुत ही कम टाइम है तो वन शॉट्स देखो और डायरेक्ट समरी लर्न करो, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो आपके पास इतना टाइम नहीं है, बट एक्चुअल में आपके लिए भी सबसे बेस्ट बेनिफिट यही है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाओ। ओके, सिलेबस आपका भी सेम ही है उनकी तरह। और आपके लिए लाइक लास्ट में स्पेशल टिप ये है कि आप पेपर देने से पहले एटलीस्ट 1 से 2 सैम्पल पेपर जरूर करके जाना। अगर सैम्पल पेपर नहीं किया लास्ट में तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो एटलीस्ट 1 से 2 सैम्पल पेपर करना, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि अच्छा पेपर ऐसे करते हैं। और क्योंकि हमारी लिखने की भी हैबिट छूट गई होती है, तो
वो मस्ट है। तो इतनी ही है इंग्लिश, एक तो ज्यादा वो नहीं है कि इंग्लिश मुश्किल आती है, बस थोड़ा सही लेवल से पढ़ा होना चाहिए। वोकैबुलरी वाला पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन आता है बट एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में ऐसा वर्ड दे दिया जिसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, और उसी वर्ड के ऊपर पूरे क्वेश्चन का आंसर टिका हुआ था। आपने मान लो उस वर्ड का मतलब कुछ और समझा, आपने अपना आंसर जो आपने मीनिंग समझा उस हिसाब से लिखा, बट एक्चुअली उस वर्ड का मतलब ही कुछ और था, तो वो पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो वोकैबुलरी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग रखो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज या प्रो टिप है इंग्लिश की, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यही सबसे बेस्ट है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन फर्दर।